नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मथुरा रोड स्थित डीपीएस स्कूल में बम होने की सूचना मिली है। एक ईमेल के जरिए स्कूल में बम होने की जानकारी दी गई है। इस सूचना के बाद स्कूल को एहतियातन खाली करवा लिया गया और बम स्क्वाड के साथ दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नया मेयर कौन होगा, इसका फैसला आज बुधवार को हो जाएगा। वहीं हंगामे की आशंका के बीच सदन में मार्शल भी तैनात रहेंगे। बता दें, आज दिल्ली मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और भारतीय जनता पार्टी की शिखा राय के बीच टक्कर है। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए आप ने आले मोहम्मद इकबाल को और बीजेपी ने सोनी पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की थी। आपने एमसीडी में भाजपा के 15 साल पुराने शासन को समाप्त कर 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा को 104 वार्ड में जीत मिली थी। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट समेत अन्य पहलवानों का भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस बीच मंगलवार को विनेश फोगाट ने पुलिस पर यौन उत्पीड़न के शिकायतकर्ताओं की पहचान लीक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी वजह से भारतीय कुश्ती महासंघ के अधिकारी शिकायतकर्ताओं को धमका रहे हैं और शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे पहलवानों की माने तो डब्ल्यूएफआई के लोग अब धमकी और रिश्वत देकर पीड़ितों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फोगाट का दावा है कि पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को सभी शिकायतकर्ताओं के नाम बता दिए हैं, जिसकी वजह से हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश और कोच महावीर प्रसाद बिश्नोई के जरिए महिला पहलवानों के परिवारों को धमकाया जा रहा है। फोगाट ने बताया कि इस बारे में उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फोगाट ने इस मामले में आगे कहा कि इसी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही। बता दें कि इससे पहले 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और संबंधित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। कर्नाटक चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी को आप सभी जानते हैं। उनकी खासियत थी कि उन्होंने कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ा। आज अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो वह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं की वजह से है, जिन्होंने हकीकत में आपके लिए काम किया। भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने राज्य के लोगों से आग्रह किया कि वो उनकी बातों में ना आए, बल्कि वोट मांगने वाले नेताओं के विवेक को देखें। कर्नाटक के लोगों को किसी नेता के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना चाहिए। राज्य में मुख्यमंत्री बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछली बार लोगों ने जेडीएस और कांग्रेस को चुना था, लेकिन बीजेपी ने पैसे की ताकत से सरकार को चुरा लिया। भाजपा ने कर्नाटक के लिए कोई रचनात्मक काम नहीं किया है, इसलिए यह बदलाव का समय है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी वाले बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेल करने चले थे, लेकिन उनके साथ ही खेल हो गया और उनको पता भी नहीं चला। सरकार गिराने चले थे और खुद सत्ता से बेदखल हो गए। बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड क्षेत्र पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने आरजेडी कोटे के कल्याणपुर विधायक मनोज यादव के पिता एवं पूर्व विधायक यमुना यादव की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और फिर यमुना यादव की प्रतिमा पर पुष्पार्पित कर उन्हें नमन किया। बिहार में 1994 में आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। आईएएस अफसर जी कृष्णैया की पत्नी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया है। पत्नी उमा कृष्णैया ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। पहले दोषी को फांसी की सजा हुई थी, फिर उसे उम्र कैद में बदला गया, अब उसकी रिहाई हो रही है। बता दें कि तेलंगाना में जन्मे आईएएस अधिकारी कृष्णैया अनुसूचित जाति से थे। वे बिहार में गोपालगंज के जिलाधिकारी थे और 1994 में जब मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रहे थे, तभी भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। हत्या की घटना के वक्त आनंद मोहन भी मौके पर मौजूद थे, जहां वे दुर्दांत गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शव यात्रा में शामिल हो रहे थे। इसी हत्याकांड में आनंद मोहन को सजा हुई है।
माफिया अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खून के सैंपल टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि अतीक के दफ्तर में मिला खून इंसान का था। खून के सैंपल में इंसानी हीमोग्लोबिन होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने अतीक के दफ्तर के आसपास मौजूद क्लिनिक और अस्पताल संचालकों से भी इस संबंध में पूछताछ की। पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये खून यहाँ कैसे आया, क्या यह किसी महिला का खून है। दरअसल महिला का खून होने की आशंका इसलिए है क्योंकि घटना स्थल से खून से सनी कुर्ती और टूटी हुई चूड़ियां बरामद हुई हैं, इसलिए किसी महिला का खून होने का शक जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बता दें कि सोमवार को अतीक के दफ्तर पर छापेमारी के बाद दूसरी मंजिल से छत तक 9 जगह खून के धब्बे मिले थे, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने खून के सैंपल को जांच के लिए भेजा था। सूडान में गृहयुद्ध से हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस बीच खबर है कि बुधवार को सूडान से रवाना हुए दूसरे भारतीय वायु सेना के C-130J विमान में सवार 135 भारतीयों का तीसरा जत्था सऊदी अरब के जेद्दा पहुंच गया है। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दूसरे जत्थे में 148 भारतीयों को सुरक्षित निकाला। वहीं नौसैनिक पोत INS सुमेधा भी 278 यात्रियों को लेकर जेद्दा बंदरगाह पहुंचा। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी सभी भारतीयों को सूडान से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सूडान में जारी हिंसा के बीच विभिन्न देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत भी अपने नागरिकों को सूडान से निकाल रहा है। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंकाई नागरिकों को भी निकालने का प्रस्ताव रखा है। इस पर श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत की सराहना की। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने मंगलवार को सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समर्थन देने के लिए भारत का धन्यवाद किया। इसके साथ ही कहा कि उम्मीद है कि हम अपने नागरिकों को जल्द सुरक्षित वापस बुला लेंगे। विदेश मंत्री साबरी ने ट्वीट किया कि हम सूडान में श्रीलंकाई लोगों की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, उनकी सुरक्षित निकासी पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हम इस संबंध में भारत के समर्थन की पेशकश की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि हम अगले कुछ दिनों में अपने लोगों को सुरक्षित निकाल लेंगे। देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पोस्टर पर मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, देवेंद्र जी फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। ये पोस्टर जैसे ही लोगों की निगाहों में आया तो तुरंत सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के CM बनने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? अब इस मामले पर सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। NCP के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने एकनाथ शिंदे, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए ट्वीट किया, क्या ये भी सच है? खबर है कि एकनाथ शिंदे 3 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार में फडणवीस और शिंदे के पदों की अदला बदली करना चाहती है। इस बात से शिंदे अपसेट हैं और उन्होंने छुट्टी ले ली है। वहीं NCP का ट्वीट आते ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी एक्टिव हो गई। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में काम करके देवेंद्र फडणवीस असहज महसूस करते हैं। व्हाइट हाउस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें 19 से 21 मई को जापान के हिरोशिमा में G7 नेताओं की समिट होगी। वहीं जो बाइडेन 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इन पर्सन क्वाड लीडर समिट में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान बाइडेन जापान के PM फूमियो किशिदा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बनीज से मिलेंगे। दरअसल तीसरा इन पर्सन क्वाड लीडर समिट ऑस्ट्रेलियाई PM द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का ग्रुप है, इसलिए इसे G7 समूह के नाम से भी जाना जाता है। इस समूह में जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और कनाडा शामिल है और हर साल यह ग्रुप शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। इस बैठक में मानव हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने के साथ साथ अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है और उसका समाधान ढूंढने पर फोकस रहता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, एनर्जी पॉलिसी आदि। IPL 2023 के 36वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होगी। यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।